आदाब नाजरीन, मेरा नाम अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे ख़ास प्रोग्राम में आज बात करेंगे भारत सऊदी अरब के ताल्लुकात की। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने सऊदी अरब का सफ़र किया, जहां वे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ममलकत के फरमारवां सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से मिले। सऊदी अरब खलीज का तीसरा मुल्क होगा जहां हिंदुस्तानी पेमेंट गेटवे रुपे का कार्ड भी चलेगा। रियाद में अपने खिताब में मोदी साहब ने दोनों ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर में $100 अरब के इन्वेस्टमेंट की भी यकीन दहानी करवाई। तमाम मौज़ूआत पर बात करने और मज़ीद भारत सऊदी अरब के ताल्लुकात को समझने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 3 ख़ास मेहमान। सचिन चतुर्वेदी साहब, आप RIS में डायरेक्टर जनरल हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की शाख बराए इक़्तिसादियात के कौमी तर्जुमान हैं। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, आप सऊदी अरब पर एक किताब लिख चुके हैं और ICWA के साबिक रिसर्चर हैं। मैं तीनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले गोपाल साहब आपसे ही बातचीत की शुरुआत इसलिए करता हूं क्योंकि आप पार्टी का भी एक पक्ष रखेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि फ्यूचर इनिशिएटिव सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसमें हिंदुस्तान को बहुत तवज्जो मिली। आप क्या मानते हैं, सऊदी अरब को क्या पोटेंशियल नज़र आता है भारत में, जहां नरेंद्र मोदी साहब को इतना स्पेस मिला इनका और हिंदुस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ में और बहुत पोटेंशियल के साथ में याद किया गया? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ के हमारे रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे कुछ कंट्रीज़ में इंटरनेशनल सिनेरियो जैसे बन रहा है, उसमें ऑयल का ट्रेड के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस जैसी कुछ बातें कई बार आती रहती हैं। तो हमारे रिलेशंस जितने अच्छे होंगे, हमारी ऑयल सिक्योरिटी बहुत, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बात है कि वहाँ से उस रिलेशंस में सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भारत का अभी फ्यूचर में ये प्लान है कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में देश को करना है, चाहे रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और ब्रिजेस एट्सेट्रा, जिसमें हाउसिंग में। तो उसमें सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी महारत है, कैपिटल भी उनके पास बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने बहुत अच्छे डेवलपमेंट किए हैं। तो ऑयल का जो है सिक्योरिटी, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की बात है, कैपिटल की बहुत जो आवश्यकता भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई नई कंपनियों का। तो यह तीनों आयामों को देखते हुए एक तो ये आर्थिक पहलू हो गया। दूसरी बात है कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में। भारत के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं। वो जितना भारत के साथ उनका संबंध बनेगा या भारत की जितनी छवि अच्छी होती है, उनकी भी एक मजबूती होती है। प्रधानमंत्री का हर डायस्पोरा के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी रहा, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि आपको अपने देश में, जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ पे आप जितने मजबूती से वहाँ पे आप अपनी बात को, पहचान को वहाँ पे रखेंगे, अपने कार्य को उस कंट्री के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उतना भारत का नाम होगा और आपकी वहाँ पे पहचान बढ़ेगी। तो यह एक दूसरा एक पहलू है उसका। और तीसरा यह है कि जो एक पैन अरब कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो नरेशन को बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा है, इस्लामिक, पैन इस्लामिक नरेशन, जो कि कहीं ना कहीं वो उसको काउंटर करने की भी भारत की कोशिश करता है उस प्रोपेगेंडा के तहत, उसको भी इससे ब्रेक मिलता है। क्योंकि जो रिलेशंस हो रहे हैं, जो खासकर सऊदी अरब कंट्री से, जो वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये तीनों चारों चीज़ें हैं। जो ये तीसरी विज़िट प्रधानमंत्री जी की भी है, वहाँ से भी 2 बार आए और तीनों बहुत अच्छे रहे हैं। तो यह बात पार्टी के लिए, देश के लिए, और हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण यह उनकी यात्रा थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। सचिन साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तेल और गैस में बात की है हिंदुस्तान ने कि $100 अरब उस इन्वेस्ट करेगा, और उसके अलावा ऑयल सिक्योरिटी ही नहीं, दोनों मुल्कों के बीच में बहुत बड़ा एक कारोबारी ताल्लुकात भी है। उस लिहाज से मोदी साहब की ये सऊदी अरब की विज़िट कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब मोदी साहब वहाँ पर थे तो जो वो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो सिर्फ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, वो एक बदलते विश्व की नुमाइंदगी थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने
3 बातें बड़े पुरजोर ढंग से सामने रखी। पहला, विश्व में एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो रुझान बढ़ा है सारे देशों का, उसमें सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के वो तमाम मुल्क शामिल हैं जो इस बात को अब समझ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, और इसमें क्राउन प्रिंस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत ने 2 बातें सामने रखी। पहली बात इस मामले में ये थी कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें सोलर हैं, चाहे दूसरी एनर्जी के सोर्सेज हैं, उसको हम कैसे लीवरेज करें। दूसरी बात महत्वपूर्ण थी कि जो हमारी रिफाइनरी है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन को कैसे कम किया जाए। तो पहली तो प्रधानमंत्री की बात ये थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अर्बनाइजेशन को देखते हुए किस ढंग से रीडिज़ाइन किया जाए, किस ढंग से उसको नए सिरे से देखा जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने रखी वो जो भारत के पिछले 5-6 वर्षों का हमारा विकास की एक नई यात्रा जो शुरू हुई है, जो कई पहलुओं को देखते हुए महत्वपूर्ण है, उसमें सऊदी अरेबिया की भागीदारी क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने खुद अपना एक एजेंडा 2030 सामने लाके रखा है। भारत ने भी विकास के जो सतत लक्ष्य हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, उससे भी अपने आप को जोड़ा है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारी रिफाइनरी में हो, चाहे वो हमारे रिन्यूएबल में हो, बल्कि सऊदी अरेबिया ऐसा पहला देश होगा जो ऑयल में रिच है, लेकिन जिसका एक्सपोर्ट भारत को, इन्वेस्टमेंट भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। तो ये दोनों मुल्कों के बीच में जो बातें आई हैं, मुझे लगता है ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे उनके साथ इंटरेक्शन के। ज़ाकिर साहब, रुपे कार्ड का जो पेमेंट गेटवे है अब हिंदुस्तान ने सऊदी अरब में भी लॉन्च कर दिया और गल्फ़ का वो तीसरा मुल्क है। कितने हिंदुस्तानी वहाँ पर रहते हैं, और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ में सऊदी अरब के साथ इस तरह से करीब आते हैं तो उसका खुद हिंदुस्तानी को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, लगभग 26 लाख हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं जो हर साल जो है 11 बिलियन डॉलर भेजते हैं। और भेजने का जो तरीका है वो वेस्टर्न यूनियन जो है उसमें उसके ज़रिए भेजते हैं, जिसमें कहा जाता है 6 से लेकर 8% जो है वो चार्ज लग जाता है। अब 11 बिलियन में से 6 से 8% चार्ज जो है वेस्टर्न यूनियन, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसके जेब में चले जाते हैं। तो फिर हमारा एक नुकसान होता है। और अगर हम रुपे कार्ड जो है इसको एक्टिवेट कर देते हैं, सिर्फ ना वर्कर के लिए फ़ायदा होगा, बल्कि जो 2 लाख हाजी जो जा रहे हैं वहाँ पे उसका इस्तेमाल करेगा, प्लस जो है 3 लाख जो है उम्रा के लिए जो जाते हैं, 5 लाख जो ये लोग जाते हैं अपने पिलग्रिम्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा एक इंटरनेशनल पहलू भी है इस पर कि अमेरिका जो है स्विफ्ट के ज़रिए जो है जब चाहता है जिसके ऊपर जो है फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देता है, जैसे ईरान और रशिया है, वेनेजुएला है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ उनके लिस्ट में हैं। तो अगर एक पैरेलल पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे प्रिवेल करता है तो इन कंट्रीज़ को एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर डॉलर डोमिनेटेड जो है पेमेंट सिस्टम नहीं है तो इंडिया रुपे डोमिनेटेड जो है रुपे इंडिया के ज़रिए जो है आ सकता है। इंडिया एक सार्क में एक नुमाया कंट्री है, प्लस नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ में गुटनिरपेक्ष में एक बड़ा मुल्क रहा है, लीडर है। तो ये 110-120 कंट्रीज़ भी जो है इससे जुड़ना पसंद करेंगे। तो अगर ये रुपे कार्ड जो है पूरी तरीके से हम इसका विस्तार भी करते हैं तो ये विश्व में एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि विश्व में सभी चाहते हैं कि हमें एक पैरेलल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम है, बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी कदम है। और इसमें तीसरे जो है यूएई और बहरीन के बाद ये सऊदी अरब में उस रीजन में किया जहाँ पर हमारे 8 मिलियन लोग, करीब लगभग जो है 80 लाख से 90 लाख लोग काम करते हैं। अगर ये रुपए का इस्तेमाल करने लगे तो अपने आप ही जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। जी गोपाल साहब, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मोदी साहब के स्टेटमेंट के अलावा जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब में, उन्होंने एक लंबी बातचीत में मीडिया से कहा कि हम स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन ग्रुप बना रहे हैं। ज़रा इसके बारे में बताइए, और इससे हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दोनों को और करीब आने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि औसाफ सईद साहब और भी जिक्र कर रहे थे कि हम पॉलिटिकल, इकनॉमी, डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में भी बहुत पेशकदमी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की, जैसे अब ये मार्केल जर्मन काउंसलर भी आए, उनके साथ भी बात हुआ कि हिंदुस्तान में 2 डिफेंस कॉरिडोर भारत बना रहा है, एक उत्तर प्रदेश में और एक साउथ में। उन दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट जो होता है, डिफेंस का इंपोर्ट है, वो बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज पे वह
चीज़ जाती है, तो उस क्षेत्र में भी यह बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि दूसरी बात ये जो फाइनेंस की इन्होंने बात कही है रुपे कार्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी लगभग 12 एग्रीमेंट प्रधानमंत्री के हुए हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के सारे थे, जिसमें सिविल एविएशन, सिक्योरिटी, कॉपरेशन, डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो 12 एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एग्रीमेंट हुआ था। तो यह जो और अगले साल G20 की जो लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया के पास जाने वाली है, वहाँ पे होस्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो G20 समिट है वो भारत में होस्ट होगी। तो यह जो ग्लोबल कोऑपरेशन है और यह जो रीजनल कोऑपरेशन है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव पूरे इसके साथ होने की मुझे लगता है कि ये उम्मीद है। और जितने रिलेशंस अच्छे बढ़ेंगे उतना बायलैटरल लेवल पे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जी सचिन साहब, सऊदी अरब के साथ हमारा जो कारोबार है वो करीब 28 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है। आमतौर पर जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो यही बात समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान और सऊदी अरब का कोई ताल्लुकात है तो उसमें सिर्फ 2 मौज़ूआत होते हैं, एक तेल और एक जो हमारे लोग वहाँ जो कारोबार करते हैं। इस 28 बिलियन डॉलर में बाकी कितनी चीज़ें हैं जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी गुंजाइश है? अखलाक साहब, ऐसा है, पहले आपका जो सवाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का था, उसकी तरफ अगर इत्तेफाक करें तो आप देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो नए कंटेक्स्ट में अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, उसने 8 मुल्कों के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करे हैं। और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक काउंसिल बनाने की बात हुई है, उसकी जिम्मेवारी नीति आयोग और विदेश मंत्रालय को दी गई है। इन दोनों के माध्यम से ये पार्टनरशिप होगी, और इस पार्टनरशिप के चलते सऊदी अरेबिया इस बात की कोशिश कर रहा है कि इन 8 मुल्कों से, जिनमें यूके, यूएस, लेकिन एशिया में सिर्फ 3 देश इसमें शामिल हैं, जापान, साउथ कोरिया और चाइना। भारत अब चौथा ऐसा मुल्क है जिसके साथ में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। दूसरा आपका सवाल था कि जो ट्रेड है उसमें डाइवर्सिफिकेशन किस ढंग से हो रहा है। जी, आप देखेंगे कि 56% हमारा उनके साथ ट्रेड उन सेक्टर्स में हुआ है जिसको कि हम ट्रेड की भाषा में पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जो अलग अलग सेक्टर्स में जिसका उपयोग होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मिडिल प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स के पहले जो प्रोडक्ट आते हैं, उसमें भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। वो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मशीनरी के लिए हैं, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हैं, वो कंप्यूटर सेंटर्स के लिए हैं, और वो नई तकनीक के लिए जो बनावटी सामान की जो ज़रूरत है, उसकी जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आवश्यकता के लिए है। तो हम देखते हैं कि पिछले 4 सालों में सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे एक्सपोर्ट बास्केट है और जो उनका इंपोर्ट बास्केट है, उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन आया है। और सऊदी अरेबिया धीरे धीरे इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान का और उनका रिश्ता सिर्फ तेल बेचने और तेल खरीदने का ना हो, उसके आगे बढ़ कर के भी ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। जी जाकिर साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस हुई है उसमें डिफेंस और एंटी टेररिज्म है। इस मुद्दे पर दोनों मुल्कों का करीब आना कितना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। डिफेंस का पहले हम लेते हैं। सऊदी अरबिया दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट जो है आर्म्स इंपोर्ट करता है, और भारत कभी कभी नंबर 1 हो जाता है। और ये सारे आर्म्स जो है रशिया से या वेस्टर्न कंट्री से हो रहे हैं, और सऊदी अरबिया के टोटली जो है वेस्टर्न कंट्री से, यूएस से होते हैं। तो अब इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना बड़ा आर्म्स से इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर को दे रहे हैं। अगर दोनों कंट्रीज एक साथ आके कुछ डिफेंस में काम करते हैं तो इसको महसूस 2014 में किया गया था, जब आज के जो किंग है, किंग सलमान जो है क्राउन प्रिंस थे, जो वो इंडिया में विजिट किया था, तब पहला जो है डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे। उसी चीज़ को फर्दर जो है बढ़ाया गया है, और इस विजिट में जो MOU साइन किया गया है, सऊदी अरबिया की जो है जनरल
अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ वहाँ का एक 2017 में इस्टेब्लिश किया, वो डिफेंस को देखेगा। और हमारे डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन दोनों ने एक दूसरे से एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें सिर्फ जो है प्रोडक्शन करेंगे बल्कि रिसर्च भी करेंगे, एक्सचेंज भी करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी लाएंगे, स्मॉल आर्म्स को भी एक दूसरे को देंगे। तो यहाँ पर जो कॉपरेशन, और दूसरी बात ये सऊदी अरबिया के लिए ख़ास इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जब भी चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज जब भी चाहती हैं तो आर्म ट्विस्टिंग करती हैं, उनकी सप्लाई को रोक देती हैं। तो सऊदी अरबिया खुद चाहता है कि उसके डिफेंस पार्टनर डाइवर्सिफाई हों। तो उसमें इंडिया है, चाइना है, जापान है, ये 3 कंट्री से ईस्टर्न की तरफ जो है फोकस किए हुए हैं। तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़रूरी ये रहा है। तीसरा, अब आप दूसरा जो पहलू लिए थे टेररिज्म का, तो जॉइंट स्टेटमेंट में जो बात टेररिज्म की कही है उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हमारे कश्मीर को लेकर अगर कोई बाहर की ताकतें उसमें करते हैं, सऊदी अरबिया हमारे साथ खड़ा है, वो जॉइंट स्टेटमेंट इसका गवाह है। दूसरा ये है कि अगर मैरीटाइम में कहीं कुछ होता है, जैसे ट्रैफिकिंग है, गन रनिंग है, उस पर भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तीसरा, हमने ये कहा है कि गल्फ़ वाटरवेज और इंडियन ओशन के वाटरवेज पे हम जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात किया है। 2020 में हम जो है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे। ये अपने आप में पहली बार होगा और नुमाया तरीके से ये शो कर रहा है कि दोनों कंट्रीज जो है सिक्योरिटी के लेकर बहुत ही कंसर्न है। क्योंकि सऊदी अरबिया को अगर हम देखें तो उसका 80% जो ऑयल है, अरामको के अटैक के बाद, उसके जो है टैंकर के अटैक के बाद 80% ऑयल जो है ईस्ट की तरफ आता है। उसमें इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, श्रीलंका, ये सब। तो अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं देता है कोई कंट्री, इंडिया इज़ ए नेचुरल मैरीटाइम पावर इन इंडियन ओशन। तो अगर ये कॉपरेशन नहीं होता है तो सऊदी अरबिया को बहुत बड़ी लॉस होगी और इंडिया 7वीं नेवी वर्ल्ड की होने के नाते जो है इसमें आगे आया है। तो सऊदी अरबिया ने हमारी इंपॉर्टेंस न सिर्फ सिक्योरिटी में समझी है बल्कि FII में जो बुलाया है, जो कि दावोस इन डेजर्ट कहा जाता है, उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से बुलाया है, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को छोड़कर सऊदी अरबिया विदाउट ऑयल जो है डेवलपमेंट करना चाहता है। जैसे सचिन साहब ने बताया कि 2030 विजन जो है विदाउट ऑयल जो है, तो इंडिया जैसी एक नेबरिंग जो है कंट्री को छोड़कर अगर कहीं और दूर जाता है तो उसके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा। ये बहुत ही ज़रूरी हुआ है। और जो रिलेशन डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, जिसमें एविएशन आ गया है, हेल्थ पे आ गया है, ट्रैफिकिंग पे आ गए। अगर 12 जो एग्रीमेंट साइन किए हैं उसमें आप देखिए 10 जो है नॉन ऑयल से रिलेटेड है। तो ये हमारे जो है, जो कि मसाले से हमारा ट्रेड शुरू हुआ था, आज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हम आ गए हैं। गोपाल साहब, मैं आपके सामने 2 सिचुएशन रखता हूं, इससे आपके थोड़ा पार्टी का भी थोड़ा पक्ष उजागर होगा कि क्राउन प्रिंस फरवरी में यहाँ आए थे और वज़ीर आज़म अभी हाल ही में 1 अक्टूबर में वहाँ गए, और इससे पहले हसन रूहानी ईरान के जो फरमारवा हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ आए, और इसी बीच में यूनाइटेड नेशंस की जनरल काउंसिल UNGA के दौरान हसन रूहानी से सेपरेटली भी नरेंद्र मोदी साहब मिले। क्या हम वाकई में सऊदी अरब के जितना क्लोज आ रहे हैं तो क्या ईरान के साथ हम बैलेंस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों बायलैटरल रिलेशंस में अब भारत अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो मल्टीलेटरल ब्लॉक से ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो बायलैटरल ही ज़्यादा वो होते हैं। जो मल्टीलेटरल ट्रेड ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। आज आप WTO को देखो, कितनी भी फैनफेयर है लेकिन उसका इफ़ेक्टिवनेस उस तरह से अब कम होता जा रहा है। तो जितने भी, चाहे अब RCEP वगैरह हम साउथ ईस्ट एशियन से करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड ब्लॉक्स तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें रिलेशंस जो हैं, एग्रीमेंट जो हैं, वो MOUs जो हैं वो बायलैटरल इफेक्टिव रहते हैं। तो ईरान के साथ हम, भारत भी यही प्रयास कर रहा है और कि अगर हमारे ग्लोबल लेवल पे किसी एक कंट्री से रिलेशंस हैं तो वह थर्ड कंट्री को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। और ये चाहे हम रशिया भारत का देख लें, इंडिया चाइना का देख लें, US इंडिया का देख लें, या ऐसे ईरान के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने और कल्चरल भी बहुत बड़े रिलेशंस हैं पुराने टाइम से। तो उस तरह की चीज़ों का महत्व तो इसलिए बायलैटरल को ही हम तवज्जो देंगे और मल्टीलेटरल इश्यूज़, ट्रायलैटरल इश्यूज़ को तो हम धीरे धीरे कम ही इफेक्टिवनेस करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे हमें जो है ना रुपी ट्रेड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि धीरे धीरे करेंसी को भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ भी भारत को किसी न किसी तरह बढ़ना है।
और जो हमारा जो डॉलर की जो वर्चस्व है उसमें इन ग्लोबल ट्रेड में हमारी करेंसी की भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी एक बात है। तो रुपी ट्रेड जिन जिन कंट्रीज से हम डेवलप करते जाएंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा। और सऊदी अरेबिया से एक बात जैसे सचिन जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि डेफिसिट हमारा ऑयल के इंपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ भी खोज रहे हैं, क्योंकि ऑयल तो हम इंपोर्ट कम कर नहीं सकते। तो जैसे इनोवेशन में प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो डेवलपमेंटल सेंटर्स बनाने में इंडिया का अच्छा एक्सपर्टाइज हो गया है, तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो टाई अप हो रहा है जिसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव हैं, उसमें बड़े कॉपरेशन और की गुंजाइश है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे डेवलप हो रहे होंगे, यह भारत और दोनों देशों के हित में। सचिन साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो भी तब जबकि आईओसी में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कायम है, उसको ये नहीं कह सकते कि कम हुआ है, और साथ ही ज़्यादा सऊदी अरब के क्लोज जाने से क्या हमारा कुछ ईरान इंटरेस्ट हैम्पर होता है? देखिए अखलाक साहब, प्रधानमंत्री ने एक गेम चेंजर के रूप में विश्व के अनेक मंचों पर भूमिका निभाई है। वो भूमिका इस मायने में महत्वपूर्ण है जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विस्तारवाद नहीं, विकास की बात करनी है। तो हमें एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच नहीं लेना है, हमको डेवलपमेंट लेना है, ऐसा डेवलपमेंट जो सबके साथ है, जो सबको लिए हुए है। जब हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया के साथ में जो क्षेत्रीय समीकरण हैं वो असंतुलित न हो जाएं, इसके लिए एक संतुलित सोच की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने बार बार वहाँ यही बात पर जोर दिया कि जब हम सऊदी अरेबिया में बैठ कर के विश्व की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर गौर किया हो तो प्रधानमंत्री ने बार बार वहाँ कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस है उसके रिफॉर्म्स में भी कुछ देश अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, इसलिए हमको यूएन का जो प्राइमेसी है वो होनी चाहिए। जब हम सऊदी अरेबिया के साथ संबंध की बात कर रहे हैं तो वो हमारे बायलैटरल रिलेशन पर ही सीमित नहीं है, उसमें ईरान के साथ में भी विकास की बात हुई है और यही बात प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। उसमें पाकिस्तान भी वो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। उनका कहना यही है कि वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया और साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा सीमलेस ट्रेड हो, फ्री इन्वेस्टमेंट हो, तो सबका साथ सबका विकास जो भारत के अंदर है, जिसमें अगर आपने देखा हो उनके जो उनका एड्रेस हुआ उसके तुरंत बाद जो सवालात उनके सामने रखे गए, उसमें से एक का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि सारे मुल्क के लोग साथ में आके तरक्की की तरफ काम करें। तो जब आप तरक्की की तरफ काम करेंगे तो उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको लेकर के दो समूह बन गए हैं, वो अपने आप में अमेरिका की उस पॉलिसी से फर्क है जिसमें अमेरिका ने जानबूझकर कुछ ऐसे प्रयास किए जिसमें सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया अगेंस्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ कंट्रीज। तो वो प्रधानमंत्री ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो डिफरेंस हैं उनको हम सारे मसौदों को हम शांति से सुलझा सकते हैं, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो तरक्की पसंद मुल्क हैं वो साथ में आएं और इस बदलाव की बात उन्होंने करी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बार बार इसमें जो बदलाव कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दें। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के क्या डिफरेंस हैं उस पर प्रधानमंत्री ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सब तरक्की की तरफ आगे बढ़े। लेकिन आपका ये पूछना बिल्कुल सही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान हमसे दूर हो, लेकिन आपने देखा सुषमा स्वराज खुद वहां गई थी और आपका ये भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें पाकिस्तान बार बार इस्लामिक देशों को सामने लाने की बात कर रहा है। प्रोफेसर हुसैन ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद सारा विश्व देख रहा है कि भारत के अंदर एक विकास की बात हो रही है, सबको साथ में लेके चलने की बात हो रही है। तो उसको किसी धर्म या संप्रदाय से जोड़ करके अलग नहीं देखा जा सकता। जाकिर साहब, एक जो नया ब्लॉक बन गया है जिसमें अगर सऊदी अरब के आप ज़्यादा करीब जाते हैं तो ये जो टर्की, ईरान, पाकिस्तान
शायद कुछ मलेशिया की भी उधर पेशकदमी हो रही है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? क्या हम उस दिशा पर भी सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। हम जो है उसको बहुत ही सजग तरीके से देख रहे हैं, बैलेंस वे में इसको एनालाइज कर रहे हैं। हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हैं जिससे हमको लगे कि हम भी किसी का साइड ले रहे हैं। अब मलेशिया और टर्की ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जो है कश्मीर इशू पे बोला है, वो खुद नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। टर्की ने जो है सीरिया में जाके अटैक किया और कुर्दों के साथ क्या कर रहे हैं, और पीके के लीडर को अब्दुल्ला ओजलान को जो है 2500 साल से बंद करके रखे हैं। तो कहते हैं कि मतलब आप खुद वायलेट कर रहे हैं, दूसरी की तरफ अंगुली उठा रहे हैं, जो उसका अपना एक राइट है। तो पाकिस्तान की जो ये लॉबिंग की बात हुई है, मेरे ख्याल से जो इस विजिट में बिल्कुल जो है नल एंड वाइट कर दिया है। उसमें सिर्फ सऊदी अरब से ही नहीं मिले, बल्कि जो है किंग जॉर्डन से भी मिले, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के एक लीनियज ख़ानदान से आते हैं। और वो जिस गर्मजोशी से मुलाकात वहाँ हुई है, तो इससे लगता है, और भारत को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, इसका अपना स्ट्रक्चर जो है, इसका